नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सर में। तो साथियों, इस समय पूरा विश्व एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका ना तो कोई इलाज है और ना ही अभी तत्काल में कुछ राह निकल के सामने आ रही है। तो ऐसे में सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है और ऐसे में आप सभी लोग अवगत हैं कि आपके सभी कोचिंग हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, सब बंद चल रहे हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है वह यह है कि अब घर में तो रहना ही रहना है, तो घर में रहकर उस समय का उपयोग क्यों ना कर लिया जाए। तो इस पहल के साथ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के भूगोल विषय के अंतर्गत जो पहला अभ्यास है आपका, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो आज हम लोग संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, संसाधन संसाधन वह प्रत्येक वस्तु होती है जिसका प्रयोग मानव अपने लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है। यानी प्रकृति में सिर्फ वस्तुओं का उपलब्ध होना ही संसाधन नहीं हो जाता है। संसाधन उसे कहेंगे जिसका प्रयोग मानव प्राणी जगत अपने लिए कर ले, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। संसाधन को उपयोग करने के लिए कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो अपने टेक्नोलॉजी से इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को मानव के लिए उपयोगी बनाती हैं। यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव अपने लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं कोयला। कोयला एक प्राकृतिक देन है जिसका प्रयोग मानव अपने लिए करता है। इसी प्रकार पेड़ पौधे हो गए, खेत हो गया, इन सब का प्रयोग मानव अपने लिए कर लेता है, यानी इसको संसाधन कहा जा सकता है। तो तमाम आधार पर संसाधनों को कई भागों में बांटा गया है। अगर हम संसाधन के प्रकार की बात करें तो संसाधन को निम्न आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। उसके बाद समाप्यता के आधार पर यानी समाप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर यानी उन संसाधनों पर किसका हक है, इसके आधार पर संसाधन जो है 4-5 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, फिर राष्ट्रीय, और एक और होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कई प्रकार के हैं, जैसे संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। तो साथियों, आज इस क्लास में हम लोग संसाधन का वर्गीकरण पूरा पढ़ेंगे। संसाधन का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जैसा कि अब की बार यानी 2020 के प्रश्न पत्र में आया था कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं।
तो इन सब को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आगे बात करते हैं संसाधन का वर्गीकरण, उसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। यानी जैव संसाधन, जैव संसाधन जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, वनस्पति का प्रयोग मानव अपने लिए करता है। ये जो है सजीव है, प्राणी जात, मत्स्य, पशुधन। यानी वे संसाधन जिसमें जीव पाया जाता है उसे जैविक संसाधन कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। दूसरा है आपका अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन उन वस्तुओं को कहते हैं जिसमें जीव का अभाव हो, यानी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हें अजैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे चट्टानें, धातुएं। चट्टान एवं धातुओं का प्रयोग मानव अपने लिए परंपरागत रूप से करता आ रहा है। जैसे यही चट्टानें होती हैं जो कट छँट कर मिट्टी का निर्माण करती हैं और मानव मिट्टी का बहुत ही उपयोग करता है, खेती करता है। धातुएं, विभिन्न प्रकार की धातुओं का प्रयोग मानव अपने जीवन में करता है। पॉइंट बी नोटेड। अजैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जीव का अभाव हो, यानी जो निर्जीव हो। आगे बढ़ते हैं समाप्यता के आधार पर। समाप्यता यानी समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे पवन, ऊर्जा, जल, वन तथा वन्य जीवन। पवन हम सभी जानते हैं, पवन का प्रयोग यानी हवा का प्रयोग हम लोग करते रहते हैं और प्रकृति उसे हमको प्रदान करती रहती है। जल है, यह अभी खत्म नहीं होने वाला है, प्रकृति हमको अनवरत रूप से देती जा रही है। इसका कोई निश्चित संचित कोष नहीं है, यानी प्रकृति इसको नवीन रूप में हमको पुनः उपलब्ध करा देती है, इसलिए इसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन के रूप में जानते हैं। उसके बाद आपका अगला है, जैसे एक चार्ट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सोलर एनर्जी है। आप लोग जानते हैं भारत सरकार लगातार इसका बढ़ावा कर रही है, इसको बढ़ावा दे रही है, तमाम प्रकार की छूट आ रही हैं। उसके बाद वाटर, पानी हमने बात बता ही दिया कि प्रकृति हमको अनवरत रूप से देती रहती है। वेव्स, ज्वार भाटा भी जो निश्चित अंतराल पर आता रहता है, चाहे वह सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण, चाहे वह चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आता रहता है लगातार, और उससे तमाम प्रकार के उपयोग, उसको तमाम प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पवन ऊर्जा। आप लोग जानते हैं दक्षिण भारत में जहाँ समुद्र के किनारे पवन ऊर्जा लगा करके तमाम प्रकार के सिंचाई वगैरह के काम किए जाते हैं। और हवा जो नवीकरणीय है, यानी वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें लगातार मिलते रहते हैं और समाप्त नहीं होते,
उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला है अनवीकरणीय संसाधन। अगला है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो एक निश्चित उपयोग के बाद, अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो एक निश्चित उपयोग के बाद खत्म हो जाएंगे। इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे तेल और कोयला, और एक निश्चित सीमा के बाद खत्म हो जाएंगे। फिर प्रकृति जो है अपना कोष खाली कर देगी। तो इसीलिए आप लोग तत्काल में देख रहे होंगे कि भारत सरकार लगातार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित है कि कुछ समय के बाद ये जो हमारे तेल हैं, कोयला है, यह खत्म हो जाएगा। तेल जो है आप सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी के अंदर कई वर्षों से जब कोई प्राण जात दब जाता है तो उसे जो है उससे तेल का निर्माण होता है। जबकि यदि कोई लकड़ी है, यानी कोई पेड़ पौधा है, वह अगर लाखों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे दबा रहता है तो एक निश्चित दाब और ताप के परिणाम स्वरूप जो लकड़ी है वह कोयला बन जाती है। और इस कोयला का प्रयोग आज हम सभी लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है। तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। और यहाँ से आगे चलें उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश कि इस वीडियो के साथ साथ आपको एक लिंक भी प्रोवाइड किया जा रहा है। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको जाना है, एक हमारा यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है स्टडी विद राहुल सर। इस चैनल पर जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने से आपका बेनिफिट ये होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वह आप तक पहुंच जाएगी। और उसको पहुंचने के लिए यह ज़रूरी है कि आप लोग जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अभी हमने बात किया अनवीकरणीय संसाधन, यानी वे संसाधन जो एक निश्चित उपयोग के बाद खत्म हो जाएंगे, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे गैस है, यह भी जो है पेट्रोलियम के अंतर्गत ही निकलता है। जब जैसे क्या है कि जहाँ पर पेट्रोल निकाला जाता है, जो उसकी सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपरी परत वह गैस की होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं आजकल गैस हमारे घर में खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, और सोचिए वह भी एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है। अभी एक सर्वे आया था, रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि 50 साल के अंदर ही कुछ ऐसी प्राकृतिक संसाधन अब खत्म हो जाएंगे। तो हालांकि कोई बात नहीं है, सरकार लगातार विकल्प ढूंढ रही है और हम लोग वैकल्पिक ढूंढ भी लेंगे, सफल भी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कई प्रकार के हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है,
उसे जो है व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का घर है, किसी व्यक्ति का खेत है, तो वह किसी व्यक्ति विशेष के नाम से होता है, इसलिए उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होता है, उसे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। जैसे सार्वजनिक पार्क, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जो पार्क होता है वह सार्वजनिक होता है, वहाँ पर सभी लोग जो है सामूहिक रूप से जा कर के उसका उपयोग करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आपके गांव में कुछ ऐसी ज़मीन होती है जिसको ग्राम समाज के नाम से जाना जाता है, उसको भी हम लोग सार्वजनिक ज़मीन के अंतर्गत रखते हैं। आगे बात करते हैं, अगला है आपका राष्ट्रीय संसाधन। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर पर वे सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं। यानी देश में जो कुछ भी है वह देश की संपदा है। जो कुछ भी है वह देश की संपदा है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। लेकिन जैसे कभी कभी आप लोग सुने होंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान मतलब जंगल का वह क्षेत्र जिसको संरक्षण दिया गया है। संरक्षण दिया जाने का अभिप्राय है कि उसको जो है वहाँ पर शिकार वगैरह वर्जित कर दिया गया है। वह जो है राष्ट्रीय उद्यान जो होता है उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई? जैसे कोई देश है, मान लिए कि हमारा जो देश है प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत देश 3 तरफ से जलीय सीमा से घिरा हुआ है। 3 तरफ से जलीय सीमा से घिरा हुआ है और 3 तरफ से जलीय सीमा से घिरा हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि जलीय सीमा से घिरा हुआ है। ये जो 200 किलोमीटर लिख दिया गया है, यह नॉटिकल मील है। यह नॉटिकल मील है। थोड़ा देखिए संसाधन का अभाव है तो लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है। यह जो है नॉटिकल मील। अब कहेंगे सर ये नॉटिकल मील क्या होता है? जो समुद्री दूरियां होती हैं ना, वो किलोमीटर में नहीं मापी जाती हैं, वह नॉटिकल मील में नापी जाती हैं। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.6 मील। 1.6 मील। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, वहाँ तक कोई भी देश जो है साफ सफाई का कार्य कर सकता है समुद्र की। लेकिन 200 नॉटिकल मील से जब दूर जाते हैं तो वह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करते हैं तो इसके बाद जो कुछ भी मिलेगा दो देशों के मध्य, उसे जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। अब कहेंगे सर इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और अगर कोई देश आ गया तो वह उसका हो गया, तो बीच में रहेगा क्या? अरे बहुत कुछ रहेगा। जैसे जो आइलैंड वगैरह होते हैं वह बीच में ही तो पाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई आइलैंड है और आइलैंड को अगर जो है अंतर्राष्ट्रीय ना बनाया जाए तो कोई भी देश जा कर के वहीं से प्रक्षेपण करने लगेगा।
तो प्रॉब्लम हो जाएगी इस कंडीशन में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। यानी कि 200 नॉटिकल मील, किसी भी देश की सीमा से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर जो भी संसाधन उपस्थित होते हैं उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। अगला है विकास के स्तर पर संसाधन। तो इसके अंतर्गत पहला है संभावित संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका प्रयोग नहीं किया गया है। उदाहरण स्वरूप भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। यानी वे संसाधन जो विद्यमान तो हैं लेकिन उनका प्रयोग जो है अभी गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसे जो है संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे राजस्थान, राजस्थान आपका यही वाला क्षेत्र है या आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है। राजस्थान में और सटा हुआ गुजरात है जहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की ज़्यादा संभावना है। ज़्यादा मात्रा में हमें यहाँ पवन भी मिलती है, समुद्र से पवनें आती हैं। और यहाँ पर जो है गुजरात में आप सभी लोग जानते हैं, गुजरात में सबसे पहले जो है सूर्योदय होता है। गुजरात में, माफ़ करिएगा, सबसे पहले सूर्योदय जो है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। और यहाँ पर जो है चूँकि कर्क रेखा आप सभी लोग जानते हैं गुजरात से होकर के गुजरती है, तो गुजरात से होकर के गुजरती है यानी कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में अधिकतम टेम्परेचर प्राप्त होता है, अधिकतर टेम्परेचर प्राप्त होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा सौर ऊर्जा मिलेगी वहीं पर उसका विकास किया जा सकता है ना। तो अभी यहाँ पर प्रबल संभावना है लेकिन ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा रहा है, और जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है उसे हम लोग संभावित संसाधन के नाम से जानते हैं। दूसरा विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद है भंडार। भंडार संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी वे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं, वे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं लेकिन अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है कि हम उसका दोहन कर लें। ऐसे संसाधन को हम लोग भंडार वाले संसाधन के नाम से जानते हैं। अगला है संचित कोष। अगला है संचित कोष। वैसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया है। समझ में आए? संचित कोष है। हमारे पास इन संसाधनों के उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी भी है, इनकी खोज भी की जा चुकी है, लेकिन अभी जो है इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले जो है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था। राष्ट्रीय उद्यान ये राष्ट्रीय महत्व का है लेकिन यह संचित भी है, यह संचित कोष भी है, क्योंकि अभी जो है सरकार
इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दी है। इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दी है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति का एक अमूल तत्व वन भी है। अगर वन नहीं रहेंगे तो सब कुछ जो है विनष्ट के कगार पर पहुंचने लगेगा। अब कहेंगे कि बिना वन नहीं रहेगा तो विनष्ट के कगार पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। इसलिए पहुंच जाएंगे क्योंकि जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? इसी से तो होती है। आप सभी लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पढ़े होंगे। तो आज तक की हमारी क्लास बस इतनी ही। ये हमारी पहली क्लास है और उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको मज़ा आएगा इसको देखने पर। और अंत में फिर इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उस लिंक को दबाइए और जाइए मेरे यूट्यूब चैनल, उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, मैं कोशिश करूँगा कि इस पीडीएफ फाइल को जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इस पीडीएफ को उस यूट्यूब पर लिंक कर दूँगा। आप जा कर के उस यूट्यूब से इस वीडियो को डाउनलोड करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, पीडीएफ की प्राप्ति करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।